हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में जो है हम विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, जो कि संजीव डेसवर्क का है। इसमें सबसे पहले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जो कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक होंगी। चलिए चर्चा करते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा। पहला प्रश्न है, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है। तो देखिए, पेट्रोल जैसे जो भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनमें जो आग लग जाती है, तो उनसे जो आग लगी होती है उस आग को बुझाने के लिए हम जल का उपयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह हम प्रयोग करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो हमारा जो ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और हम ब्रैकेट में भर देंगे ब। इसी प्रकार से हमारा जो प्रश्न 2 है वो है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं। देखिए, मृत वनस्पति से हम आप जानते हैं कोयला बनता है कि जब वनस्पति मृत हो जाती है, पृथ्वी के नीचे दब जाती है, नीचे की गर्मी और ऊपर के दाब, इससे जो मृत वनस्पति जो होती है यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत धीमी धीमी तरीके से कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं और इस क्रिया को हम बोलते हैं कार्बनीकरण। तो हमारा जो ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और ब्रैकेट में हम ब ऑप्शन भर देंगे। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो जाती है वो है। देखिए, वनोन्मूलन अर्थात वनों के काटने से, तो जब वन कट जाएंगे तो देखिए पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर पेड़ पौधे ही कट जाएंगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा जो ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और हम ब्रैकेट में भर देंगे ब। चर्चा करते हैं चौथे प्रश्न पर। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई होती है। तो देखिए, पुरुषों में जो वाक तंतु होते हैं गले में, उनकी लंबाई लगभग 20 mm होती है। तो हम यहाँ पर भर देंगे द ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5, माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं। इस गति को हम कंपन गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से एक दोलन गति करता है तो वो गति हो गई। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में भर देंगे स। आइए चर्चा करते हैं अपने छठे प्रश्न पर। निम्न में से विद्युत का कुचालक है। तो देखिए, यहाँ पर आपके ऑप्शन है नींबू का रस, आसूत जल, सिरका, समुद्री जल। तो यहाँ पर जो आपका आसूत जल होता है, जो बिल्कुल स्वच्छ जल होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती है, एक क्षणिक भर भी गंदगी नहीं होती है, आसूत जल होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, इसमें करंट नहीं बहता है। आपका जो घरों में जो पानी यूज़ करते हैं इसमें करंट बह जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ होती हैं, इसमें कुछ अम्ल भी हो सकता है, कुछ क्षार भी हो सकता है। साइकिल हैंडल पर लेपन होता है। तो देखिए, साइकिल जो हैंडल होता है यहाँ पर आपके ऑप्शन है कॉपर का, सिल्वर का, क्रोमियम का, लोहे का। तो देखिए, साइकिल हैंडल पर जो लेपन होता है वो क्रोमियम का होता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती है और इसमें किसी प्रकार की कोई खरोच नहीं आती है और इसमें चमक बनी रहती है, इसलिए साइकिल हैंडल पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो आपका जो स ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, देखिए जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ेंगे तो जो छड़ होगी वो धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि छड़ से जो आवेश है वो निकल जाएंगे और निकल करके कपड़े में चले जाएंगे। इससे छड़ तो धनावेशित हो जाएगी और कपड़ा हो जाएगा हमारा ऋणावेशित। तो हमारा जो ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ तक देखिए 8 जो हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए। अब इसके पश्चात कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, जिनका उत्तर आपको एक शब्द से लगा करके एक लाइन में देना होता है। पहला प्रश्न है, निम्न में से खरीफ और रबी की फसलों को सारणी में लिखिए। यहाँ पर 4 फसलों के नाम दिया होगा, गेहूं, धान, चना और मक्का। तो देखिए, ये जो 4 फसलें, देखिए जो भी फसल चौमासे में उगाई जाएगी अर्थात जो बरसात की ऋतु में उगाई जाएगी वो सब खरीफ की फसल होती है। अब आप जानते हो इनमें से जो है धान और मक्का, धान यानी चावल और मक्का, इन दोनों को पानी भी ज़्यादा चाहिए और ये बरसात की ऋतु में ही उगाई जाती है, तो ये खरीफ की फसल है। और बाकी जो बच गई जो गेहूं और चना जो कि इस समय उगाया जा रहा है, उग रहा है खेतों में यानी सर्दियों में उग रहा है, तो ये है रबी की फसल। तो रबी की फसल गेहूं चना और खरीफ की फसल धान और मक्का। आइए चर्चा करते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं।
देखिए, संचरणीय रोग होते हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलते हैं, उन रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे टीबी हो गया, ठीक है ना, जुकाम हो गया, ये संचरणीय रोग होते हैं। टाइफाइड हो गया, ये संचरणीय रोग होते हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो अब इनको किस प्रकार से रोक सकते हैं? ये छींकते हैं, खांसते हैं, तो उस समय अपने मुंह पर रुमाल से ढक देना चाहिए या किसी कपड़े से ढक देना चाहिए। इससे हमारे जो जीवाणु और कीटाणु हैं जो कि हमारे मुंह से निकलेंगे छींकते और खांसते समय, वो बाहर वातावरण में नहीं जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, और अगर हमारे पास में भी कोई व्यक्ति है तो वो उससे संक्रमित नहीं होगा। दूसरा है, संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति किसी को जुकाम बुखार कोरोना वगैरह है, तो ये सभी संक्रमित रोग हैं। ऐसे संक्रमित व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना करके रहने चाहिए, जिससे वो जो कीटाणु और जीवाणु है वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सके। प्रश्न 11 है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के 2 लाभ बताइए। देखिए, सीएनजी और एलपीजी का जब हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तो इससे क्या है, एक तो वायु प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि इनमें धुआं नहीं निकलती है, और दूसरी बात होती है कि इनका लगभग पूर्ण दहन होता है, जिससे कि इनका ऊष्मीयमान भी ज़्यादा होता है, ऊष्मा ज़्यादा मिलती है और खाना वगैरह जल्दी पक जाता है। तो इस तरीके से सीएनजी और एलपीजी का और राख और धुआं भी नहीं बनता है, राख भी नहीं बनती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसका है, इसका लाभ वो होता है कि इनसे किसी भी प्रकार से पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वनोन्मूलन या पेड़ों को काटने से रोका जा सकता है, वनों को बचाया जा सकता है जब हम इन ईंधन का उपयोग करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न, 12वें प्रश्न पर। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। यानी कि अगर कोई, मान लीजिए साबुन से भरी बाल्टी है, साबुन का जिसमें झाग है, और वो बाल्टी अगर मान लीजिए संगमरमर के फर्श पर अगर पलट जाती है, इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। देखिए, एक तो नॉर्मल संगमरमर का फर्श है, मान लीजिए उस पर आप प्रतिदिन चलते हैं, आपके घर में संगमरमर का फर्श होगा, मार्बल का जिसको कहते हैं, उस पर आप चलते हैं, पर चलते हैं तो उस पर आप आसानी से चल पाते हैं। लेकिन अगर उसी फर्श को हम गीला कर दें या उस पर साबुन का झाग या फिर सर्फ का पानी अगर ढोल गिरा दें तो क्या होगा, तो उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस पर घर्षण बल का मान कम हो जाएगा, रगड़ कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए तो गीली सतह पर चलना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। आपके एक प्रश्न मिलान करने वाला जरूर आएगा, तो यहाँ देखिए कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं हम जुताई में। सीड यानी बीज, और ड्रिल मतलब बीज डालने वाली जो मशीन होती है, उस सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं हम बुआई करने में, बीजों की बुआई करने में। तीसरा होता है रहट जो है, एक पुराने जमाने में रहट का उपयोग करते थे सिंचाई करने में, तो रहट जो है इसको मिला देंगे सिंचाई से। और हार्वेस्टर, और इधर बच गया हमारे कटाई, तो हार्वेस्टर को मिलाएंगे हम कटाई से। इस तरीके से हम इनका मिलान कर देंगे। देखिए, ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप संजीव डेस्क वर्क लेके आएँ, और जैसा मैंने बताया है उसमें अपने जो उत्तर हैं उनको लिखने का अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, ताकि आपको जो है उसको लिखना आ जाए। क्योंकि आपको उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, आपको कॉपी नहीं दी जाएगी, आपको इसी तरीके की जो है एक बुकलेट दी जाएगी। उसी बुकलेट में आपको आपके आंसर जो है निश्चित लाइनों में लिखने पड़ेंगे। जितनी लाइनें दी हैं उतनी ही लाइनों में लिखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा जगह आपको नहीं मिलेगी। तो आप अगर लिख कर के प्रयास करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आप कॉपी में लिख करके प्रयास करेंगे तो फिर उससे वो आपका बैठेगा नहीं, कभी आपका ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। यहाँ पर संजीव डेस्क वर्क में बिल्कुल निश्चित जगह दी गई है, तो उसमें आप लिखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कितना लिखना है। अगला प्रश्न 14, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, सूक्ष्म जीव होते हैं, देखिए प्रतिजैविक यानी कि सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। देखिए, हम बीमार कौन करते हैं? हमें बीमार करते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे ही सूक्ष्म जीव हमारे अंदर जाएंगे, जिसमें रोगाणु हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, तो जैसे ही ये सूक्ष्म जीव अंदर जाते हैं वो हमें रोग दे देते हैं। तो जो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए जो औषधि दी जाती है, उन औषधियों को, उन दवाइयों को हम बोलते हैं प्रतिजैविक।
अब प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? वही बात है, दवाई लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? पहली बात, डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए। अपनी मर्जी से जा कर के किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। जैसे घर पर मान लीजिए कोई गोली रखी हुई है और हमने पहले उसमें बुखार में ली थी और अभी भी जो है उसको बुखार में ले ली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है कि प्रतिजैविक, जब भी कोई प्रतिजैविक औषधि ले रहे हैं तो प्रतिजैविक औषधि लेते समय उस पर डेट लिखी होती है, उस डेट को जरूर देख लेना चाहिए। अगर वो डेट निकल गई है, दवाई एक्सपायर हो गई है, तो वो दवाई कतई ही नहीं लेनी चाहिए। तीसरा है, प्रतिजैविक लेते समय जो है उसका पूरा कोर्स करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मान लीजिए आज लिया, हमारा बुखार उतर गया या कोई जो बीमारी है वो मिट गई और डॉक्टर ने 4 दिन की दवाई दी है और हमने जो है एक ही समय की खुराक लेकर के उसे बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने समय की डॉक्टर ने दवाई लिखी है उतने ही समय का पूरा कोर्स उसे करना चाहिए। तो इस तरीके से अनावश्यक मात्रा में दवाई नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये है प्रतिजैविक लेते समय हमें ध्यान रखने वाली बातें। अब कुछ प्रश्न आपके सत्य असत्य के भी आएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, तो ये बहुत धीमे धीमे बनते हैं, इनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इनको जो है प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उतनी गर्मी भी नहीं दे सकते, उतना टेम्परेचर और दाब भी नहीं दे सकते। तो जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो इसके आगे लिख देंगे हम असत्य। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो देखिए पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक नहीं है। पेट्रोल अधिक प्रदूषक है, पेट्रोल से धुआं ज़्यादा निकलता है, तो ये कथन भी हमारा असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, बिल्कुल सही कथन है ये, तो यहाँ सत्य लिख देंगे। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, देखिए मिट्टी का तेल भी एक जीवाश्म ईंधन ही है। पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन है, वैसे ही मिट्टी का तेल भी जो है जीवों के अंश से ही बनता है, इसलिए ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। चूंकि यहाँ पर ये उल्टा कथन लिखा हुआ है, तो ये कथन असत्य लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, 16 प्रश्न की चर्चा करते हैं। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। देखिए एलपीजी जिसका पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, तो एक अंतर आप ये भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप इसका एक अंतर ये भी लिख सकते हैं कि एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। सॉरी, वो सीएनजी में चलेगा, इसमें नहीं आएगा। वहाँ पे देखिए एलपीजी और लकड़ी। देखिए एलपीजी को जलने से वायु प्रदूषण नहीं होता है, लकड़ी को जलने से वायु प्रदूषण होता है। एलपीजी को जलने से राख भी नहीं बनती है, लकड़ी के जलने से राख बनती है। एलपीजी में पूर्ण दहन होता है, अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। लकड़ी में जो है पूर्ण दहन नहीं होता है, अधिक ऊष्मा का प्राप्त नहीं होती है। एलपीजी से वनों का संरक्षण होता है, लकड़ी नहीं चाहिए तो वनों का संरक्षण होता है। और लकड़ी से जो है वो वनों से ही प्राप्त होगी। लकड़ी प्राप्त करने के लिए, जलाने के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए जो है वनों से लकड़ियों को काटना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो वनों का नुकसान होता है। ऊष्मीयमान अधिक होता है और इसका ऊष्मीयमान कम होता है। इस तरीके से चलिए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न, 17वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। देखिए वन्य प्राणी उद्यान क्या होते हैं? एक क्षेत्र होता है जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, उनका किसी भी प्रकार से कोई शिकार नहीं किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वन्य प्राणी तो रहते ही हैं, लेकिन उसके आसपास जो होते हैं आदिवासी जातियाँ भी रहती हैं, लेकिन आदिवासी जातियाँ जो होती हैं वो वनों से केवल लकड़ी, फल फूल प्राप्त करते हैं, वो वन्य जीवों को किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से वन्य जीव, पौधे, जंतु और उस क्षेत्र के आदिवासी पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु एक विशाल जो क्षेत्र होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है, उसको हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर आदिवासी किसी भी प्रकार का कोई जीव को और जो हरे पेड़ होते हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, केवल वो जंगल से जो है सूखी लकड़ियाँ, फल और फूल को चुनते हैं और अपनी जीवन यापन करते हैं। चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं, यानी कि यहाँ पर किसी भी जीव को जो भोजन दिया जाता है वो मनुष्य के द्वारा ही दिया जाता है, वो स्वयं शिकार करके भोजन प्राप्त नहीं करता है और वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है, उसे समय समय पर भोजन उपलब्ध हो जाता है, भोजन और पानी उपलब्ध हो जाता है।
अब यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान भी हैं। प्रत्येक शुक्राणु एक कोशिका होती है। तो देखिए, शुक्राणु जो होती है वो एक एकल कोशिका होती है, तो इस खाली स्थान में हम भर देंगे एकल। मेंढक में निषेचन होता है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, यानी कि मेंढक जो है नर और मादा, नर मेंढक जो होता है शुक्राणु बाहर छोड़ देगा, मादा मेंढक जो है वो अंडाणु बाहर छोड़ देगी, और इस प्रकार से जो है उनका निषेचन क्रिया जो है बाहर ही संपादित होती है। शुक्राणु और अंडाणु उनके बाहर ही पानी में ही मिलते हैं। तो यहाँ पर इसमें इस खाली स्थान में हम भर देंगे बाह्य पद शब्द। निषेचन के पश्चात दिया गया एक एकल कोशिका होती है। देखिए, निषेचन के पश्चात जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाएंगे तो फिर जो बनता है उसे हम युग्मनज कहते हैं। यहाँ पर हम तीसरे खाली स्थान में जो पहला शब्द लिखा हुआ है युग्मनज वो भर देंगे। द्विखंडन जनन की एक विधि होती है। द्विखंडन जो होती है वो अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। चौथे खाली स्थान में हम अलैंगिक भर देंगे। इस तरीके से आगे जो है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज जो है हम यहाँ 18 प्रश्नों तक ही इस पर चर्चा कर रहे हैं। आगे जो वीडियो डलेगा उसमें 19वें प्रश्न से चर्चा करेंगे हम। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको सही समय पर तुरंत मिल सके, क्योंकि अब परीक्षाएं आने वाली हैं और उसे जो है शीघ्र अतिशीघ्र अपने कोर्स को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। संजीव डेस्वर के मॉडल टेस्ट पेपर शीघ्र अतिशीघ्र पूरे करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 28 मार्च से आपकी परीक्षाएं होना संभावित है। तो मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि लगभग जो है 20 दिन में, 15 या 20 दिन में आपका जो है सारे के सारे सभी विषयों के मॉडल टेस्ट पेपर आपके जो हैं इस चैनल पर अपलोड कर दूँ। तो सभी विषयों के आप जो है इसमें वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको विज्ञान के साथ साथ में गणित के भी मिलेंगे, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत, हिंदी, इन सभी विषयों के जो हैं अलग अलग शिक्षकों के द्वारा जो है वीडियो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।